वेलकम टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को पढ़ लिया था और उसके कुछ रिसोर्सेज देखे थे, हमने कुछ वेद देखे थे और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ्स देखे थे। अब हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो इसका जो स्रोत है, रिसोर्स है, कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में हमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है। स्वरूप कैसा था भाई? राजतंत्रात्मक था। स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक स्वरूप का मतलब ये होता है कि जो प्रमुख होता है राज का, वो क्या होता है? राजा होता है, ठीक है। तो राजा के बारे में हम जानते हैं, राजा जो होता था प्रमुख होता था। ये तो ऋग्वैदिक काल में भी था, राजा प्रमुख था। अब अंतर क्या है भाई? राजा का राज्याभिषेक होता था। राजा के दो कर्तव्य थे, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना और कबीले के लोगों की रक्षा करना। तो ये तो ऋग्वैदिक काल में भी हम देख चुके थे। अब एक्स्ट्रा क्या हो गया उत्तर वैदिक काल में? तो एक्स्ट्रा ये हो गया कि राज्य के भूभाग में बढ़ोतरी होने लगी। अभी तक ना जो राजा होते थे वो राज्य के भूभाग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो ऑक्यूपाई नहीं करते थे, उनको ज़्यादा क्षेत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि राजा को जो भूमि की जो है इम्पोर्टेंस नज़र आने लगी, ठीक है। इम्पोर्टेंस नज़र आने के कारण उनने क्या है, उनकी शक्तियों और अधिकारों में भी विस्तार होने लगा, ठीक है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। इस काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने सबसे जो बड़ी इकाई पढ़ी थी ऋग्वैदिक काल में, उस कौन सी थी? वो जन थी। जन के बाद क्या होता था? विश होता था, ठीक है। विश के बाद क्या होता था? ग्राम होता था। ग्राम के बाद क्या होता था? कुल होता था। ये हमने पढ़ा था अभी तक। लेकिन अब क्या हुआ, जो जन थे वो सभी जन मिलकर क्या बनाने लगे? जनपद बनाने लगे, ठीक है। एक बड़ी इकाई बन गई, ठीक। छोटी छोटी इकाइयाँ मिल गई, यानी जन जन मिल के सब जनपद में परिवर्तित हुए। जैसे पुरु और भरत जन मिलकर कुरु जनपद, तुर्वस और कृवि जन मिलकर पांचाल जनपद में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम चलने लगा, ठीक है, प्रशासनिक सिस्टम। अब उत्तर वैदिक काल में राजा की पहचान कबीले के अतिरिक्त भूमि के क्षेत्र से भी की जाने लगी। अभी तक कबीले का राजा होता था, ठीक है, हमने पढ़ा है। जैसे पुरु कबीला था, भरत कबीला था, इनके राजा थे। अब कबीले के अनुसार नहीं इनकी पहचान होती थी। अब क्या होने लगी कि भाई उसका क्षेत्र क्या है, भूमि क्या है, उसके क्षेत्र की भूमि से उसकी पहचान होने लगी कि भाई वो उस क्षेत्र का राजा है, ठीक है। धीरे धीरे अभी ये विकास हो रहा है राजतंत्र का, ठीक है। अभी तक पूर्णतः डेवलप नहीं था ये, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के राजा के अनुसार इस काल में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य देश के राजा को क्रमशः विराट, भोज, सम्राट, स्वराज, राजा कहा जाने लगा, ठीक है। तो जो उत्तर के राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? विराट कहा जाता था, ठीक है। दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम के राजा को क्या कहा जाता? स्वराट कहलाता था, ठीक है। और मध्य देश के राजा को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। जबकि जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था, ना बहुत सारे क्षेत्रों को विजित कर लेता था, उसको एक राट कहा जाता था। एक राट यानी बहुत सारे क्षेत्रों को उसने विजित कर लिया, उसके पूरे कंट्रोल में आ गया। और अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत का प्रथम एक राट राजा कौन था, तो महापद्मानंद को माना जाता है, ठीक है। अभी हम महापद्मानंद के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में युद्धों में गायों की जगह में मुख्यतः भूमि के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए होने लगे। युद्ध होने लगे थे। पहले गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, अब क्या होने लगा? भूभाग के लिए युद्ध लड़े जाने लगे। यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, भूमि की इंपॉर्टेंस। उत्तर वैदिक काल में राजा का सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार राज्याभिषेक होता था, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, ठीक है, जो राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। अब राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजा क्या करता था? अपने राज्य क्षेत्र में राज्य की उन्नति के लिए, भलाई के लिए, अच्छी उत्पादकता के लिए एक यज्ञ कराता था। उसको क्या कहते थे? राजसूय यज्ञ कहते थे, ठीक है। राजसूय यज्ञ। और आपने एक और पढ़ा होगा कि और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? दूसरे क्षेत्रों को विजित करने के लिए, दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए घोड़े को दौड़ाया जाता था, ठीक है। और जिस क्षेत्र पर वो घोड़ा जाता था और जो राजा उसको क्या कर लेता था? पकड़ लेता था। तो जिस राजा ने उस घोड़े को भेजा उसके साथ उसको क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। थोड़ा सा अंतर था। राजसूय यज्ञ खुद के राज के लिए होता था, दूसरों के राज के लिए नहीं होता था। और राजसूय यज्ञ का विस्तृत जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलता है, ठीक है। किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। राजसूय यज्ञ के समय राजा रत्नियों को हबी प्रदान करता था। क्या करता था? हबी। हबी एक प्रकार का रत्न होता था, उसको प्रदान करता था, ठीक है। उसके प्रति सम्मान प्रकट होना
जो है समर्थन की आशा करता था। राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। ठीक है, 17 प्रकार के जलों से। रत्नन राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रत्नन क्या होता था, राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे। ठीक है, इस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में उन्हें रत्नन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे कान में रत्न धारण करते थे, इसलिए रत्नन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ के अलावा कुछ अन्य यज्ञ भी राजा के साथ जुड़े गए थे, जैसे यज्ञ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, 2 यज्ञ और थे। वाजपेयी यज्ञ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अश्वमेध यज्ञ में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जो वाजपेयी यज्ञ होता था वो मनोरंजन के लिए होता था। इसमें राजा सोमरस पी के राजा का रथ जो है उसको दौड़ाया जाता था। ठीक है, ये मनोरंजन के लिए। अश्वमेध यज्ञ को मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा भारी भरकम उपाधियाँ धारण करने लगे थे। ठीक है, कुछ भारी भरकम टाइटल्स लेते थे ये, जैसे सर्वजननिन, सर्वभूमिपति, एकरट। ठीक है, एकराट। इस काल में युन राजा के पद का अंश था। देवीकरण भी हो गया। देवीकरण मतलब ये होता है कि लोग मानने लगे कि राजा को जो अधिकार मिले हैं वो ईश्वर से प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसका देवीकरण हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व की अवधारणा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। राजत्व की प्रारंभिक अवधारणा का उल्लेख किस में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में भी राजा निरंकुश नहीं है, बल्कि प्रजा का हितैषी होता था, क्योंकि इस काल में राजा को बलि या शुल्क या भाग नामक नियमित कर प्राप्त होने लगा था। नियमित कर होता था प्राप्त, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम, यानी उत्पादन का लगभग 1/16 भाग। ठीक है, ये प्राप्त होता था। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर केवल वैश्य वर्ण देता था। टैक्स देते तो थे, लेकिन वैश्य वर्ण देते थे। यही कारण है कि शतपथ ब्राह्मण वैश्यों को अन्य सस्य बलीकृत तथा अन्य त्याग दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला कहा गया है। ठीक है, तो टैक्स देते थे, ओनली वैश्य वर्ण देते थे। वैश्य वर्ण होते थे व्यापारी लोग। ठीक है, इस काल में राजा का नाम विषमत्ता पड़ गया, विष खाने वाला। ठीक है, क्योंकि विष वैश्य से कर वसूल करता था। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया इस काल में राजा को, विषमत्ता, यानी विष को खाने वाला, वैश्य से कर वसूल करने वाला। इस काल में भी स्थायी सेना का गठन नहीं हुआ। अभी भी ऋग्वैदिक काल में भी स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है, और इस काल में राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने वाली कुछ संस्थाएं, जैसे सभा समिति होती थी। ठीक है, सभा समिति विदत। ठीक है, राजा पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में सभा समिति के महत्व कम हो गया। हाँ, एक चीज़ और है, था तो सभा समिति और विदत ये संस्थाएं थी, बट इनका जो इम्पोर्टेंस था, जो ऋग्वैदिक काल में जितनी इनकी इम्पोर्टेंस होती थी कि राजा के किसी भी डिसीज़न को नकार सकते थे या उसकी अवहेलना कर सकते थे, इनका डिसीज़न मानना होता था, जो ये बोलते थे वो राजा को मानना पड़ता था। लेकिन इसमें ये सब थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, इसका महत्व कम हो गया। विदत नामक संस्था समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, एक लास्ट की तो समाप्ति हो गई थी। इस काल में राजा सभा समिति की अवहेलना करने लगा था। अब क्या है कि इसमें इसका इम्पोर्टेंस तो ख़त्म हो गया। अब राजा इनको क्या करता था, इग्नोर कर सकता था। यही कारण था कि अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ हैं। और यही कारण है कि अथर्ववेद में यह कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ। अथर्ववेद कब आया था, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना था, उसके बाद ये 3 अलग बने थे। ठीक है, तो इस अथर्ववेद में ही इसको सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। अब हम थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारी देख लेते हैं, किसके, उत्तर वैदिक काल के। तो उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक अधिकारियों में हम 12 रत्नियों का, रत्नी सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होते थे, हम पता है, और जो कि कान में रत्न धारण करते थे। सबसे पहला है सेनानी। सेनानी क्या होता था, यह सबसे प्रमुख रत्न होता था, क्योंकि सेना तो प्रमुख ही होती है। तो सेनानी क्या होता था, प्रमुख रत्न। पुरोहित परामर्शदाता, इसका स्थान दूसरा था। पहले क्या है, पुरोहित का स्थान उतना नहीं था, लेकिन आगे चल के ना पंडित का जो पुरोहित है उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे मंत्री का पद भी लेने लगते हैं वो। ठीक है, और राजा को प्रमुख सलाहकार राजा उनको नियुक्त करने लगता है। ठीक है, योरंगा राजा का पुत्र होता था। ठीक है, क्या होता था, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये युवराज है। युवराज, युवराज कौन होता था, राजा का पुत्र होता था। ठीक है, कौन होता था, राजा का पुत्र। अब एक महर्षि होता था। महर्षि कौन होता था, महर्षि। महर्षि जो होता था या पटरानी थी राजा की। ठीक है, राजा की पटरानी होती थी। अब एक सूत होता था। सूत यानी
सूत होता, सूत कौन होता था? राजा का सारथी होता था, ठीक है। ग्रामीणी क्या होता था? ग्राम का मुखिया होता था। छत्ता क्या होता था? छत्ता होता था प्रतिहार या द्वारपाल, ठीक है, द्वारपाल जो द्वार। ये रत्नन के बारे में बता रहा हूँ। संग्रहीत कौन होता था? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष या ना संग्रहीत, कोषाध्यक्ष का मतलब होता है जो कि जो धन वगैरह होता है उसको इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष कहते हैं। एक होता था भागदूत। भागदूत यानी कर एकत्रित करने वाला अधिकारी या टैक्स को कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता था। स्थपति कौन होता था? तो जो स्थपति होता था वो होता था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उस टाइम पे ना जो जुडिशरी सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो चुका था, ठीक है। अछवाप क्या होता था? अछवाप जो होता था धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र होता। पालागल क्या होता है? विदूषक का पूर्वज, राजा का साथी, वन का अधिकारी होता था, ठीक है। इसमें सूत और ग्रामीणी को राजनु, राजकर्त, राजा बनाने वाला भी कहा जाता था। इम्पोर्टेंट थे ये, ठीक है। प्रशासनिक जीवन, प्रशासनिक जीवन कैसा था इनका? उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे जो बड़ी इकाई होती थी वो जनपद होती थी, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जन मिल के क्या बनाते थे? जनपद बनाते, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जन सबसे बड़ी इकाई होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि एक इकाई, एक नया जो ओरिजिन हो गया कि सभी जन मिलके जनपद को बनाने लगे, ठीक है। जनपद का विभाजन जन में तथा जन का विभाजन विष में और विष का विभाजन ग्राम में, ग्राम का विभाजन कुल या ग्रह में होने लगा। सेम वैसे ही था, सिर्फ इसमें एक यूनिट जुड़ गई, जनपद, जो सबसे बड़ी इकाई होने लगी, ठीक है। अब न्यायिक प्रशासन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में न्यायिक प्रशासन के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती, जो कि ऋग्वैदिक काल में भी नहीं थी। संभवतः न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा। कौन होता? किंग, जो पुरोहित और सभा के सदस्यों की सहायता से न्याय करता था। इस काल में अपराध सिद्धि के लिए जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा प्रचलित थी, ठीक है। जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा। दंड विधान ऋग्वैदिक काल के अनुरूप ही थे। सैन्य प्रशासन देखा जाए तो क्या था भाई? उत्तर वैदिक काल में सैन्य प्रशासन की कम जानकारी मिलती है, जो कि ऋग्वैदिक काल में भी नहीं थी। स्थायी सेना इनके पास थी नहीं, ठीक है। ये क्या करते थे? जब भी कुछ ऐसा युद्ध वगैरह होते थे तो वहाँ के लोगों को क्या कर लेते थे? जो कबीले के लोग थे उनको इकट्ठा कर लेते थे और फिर युद्ध में जाते थे। इनके पास कोई ऐसी सेना नहीं थी, जो कि सुव्यवस्थित सेना नहीं थी, ठीक है। ना कोई सेना की प्रैक्टिसेस वगैरह थी, ठीक है, क्योंकि इस काल में भी स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ। युद्ध के समय वयस्क पुरुषों को सेना में भर्ती कर लिया जाता था। ऐसी सेना को मिलिशिया, ये हमने ऋग्वैदिक काल में ही पढ़ा है, ठीक है। मिलिशिया सेना, तो मिलिशिया सेना वो वयस्क पुरुष होते थे जो कबीले के लोग होते थे, ठीक है। निष्कर्ष के बारे में देखा जाए, इस प्रकार उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में निरंतरता और परिवर्तनता दोनों दिखाई देते हैं, जो सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित हो गए, आगे चलकर आधुनिक राजनीतिक जीवन की मान्यता बन गए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और आगे हम ऋग्वैदिक काल के और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर तो यहीं समाप्त होता है। जो भी कुछ डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।